हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड की हैं, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फिर साथ वीडियो को शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन प्रक्रिया के चरण कौन से हैं? व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रमोशन प्रोसेस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एनालिसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो प्रवर्तन होता है, तो इसको यहाँ पर इंग्लिश में प्रमोशन कहा जाता है। एक प्रमोशन आपका मार्केटिंग में होता है, संवर्धन, जहाँ पर हम प्रचार प्रसार करते हैं अपनी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका, तो वो प्रमोशन वो हो जाता है। और एक प्रमोशन ये होता है कि जब किसी कंपनी को बनाया जा रहा होता है, तो उस बनाने की जो पहली बार एक थॉट आता है कि इस तरह की कंपनी हम बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाई जाएगी, जो उसकी बुक्स तैयार की जाती हैं, जो पार्षद सीमा नियम है, अंतर नियम है, एमओए जिसे बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब बनाया जाता है। उसकी जो कैपिटल है वो कलेक्ट की जाती है। उसके बाद उसका इनकॉर्पोरेशन कराया जाता है, समावेलन कराया जाता है। तो यहाँ तक की पूरी प्रोसेस जो होती है वो प्रवर्तन कहलाती है। किसी भी कंपनी को शुरू करना, निर्माण करना, बनाना, वो कहलाता है प्रवर्तन। और जो व्यक्ति कर रहा होता है वो हो जाता है प्रवर्तक। प्रवर्तन क्या हो जाएगा इंग्लिश में? प्रमोशन। और जो व्यक्ति इस काम को करेगा, प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर कहलाता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था कि इसका मतलब तो प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन है वो मार्केटिंग में है, और यहाँ पर ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप में है, या फिर कंपनी लॉ में भी आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इसके चरण कौन से होते हैं, स्टेप्स कौन से होते हैं, तो उसमें अवसरों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, करेक्ट है। क्या क्या अवसर है, कहाँ कहाँ हम आगे ला सकते हैं अपने नए प्रोडक्ट को, कौन सा मार्केट अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, वहां पर कुछ लेकर के हम नए आते हैं तो हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं वहां पर बढ़ने के आगे। साथ ही उद्यमशील वातावरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट, इसमें रहता है कि क्या वहाँ पर सिचुएशंस हैं, किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, इन सारी चीजों को जानना। कौन कौन से हमारे कंपटीटर हैं, ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो उन चीजों को बना रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या गुडविल है, इन सारी चीजों का एनालिसिस करना। साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूंजी के स्रोतों का प्रबंध करना, मैनेजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वित्त होता है वो किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मेन इंपॉर्टेंट आपका जीवन रक्त कहा जाता है इसको, क्योंकि उसके बिना व्यवसाय चल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इन तीनों को ही शामिल किया जाता है जो प्रमोशन प्रोसेस होती है उसमें। तो तीनों ही क्या होंगे, इसके एक स्टेप्स होंगे, चरण होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा इसके दो चरण और होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो आएगा अवसरों की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आता है एनालिसिस करना एनवायरनमेंट का। उसके बाद आता है प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं, यानी कि जो प्राइमरी प्रिपरेशंस होती हैं वो की जाएंगी। उसके बाद हम जो है कलेक्ट करते हैं सोर्सेज, उसके कैपिटल के लिए देखते हैं। उसके बाद आता है उपक्रम संरचना का निर्माण करना, यानी कि जो भी हमारा प्लांट है, जो भी हमारा एंटरप्राइज है, उसका निर्माण करना, उसको बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन करना। तो ये आपके 5 चरण होते हैं। इसमें आपके 3 ही दे रखे थे, बाकी 2 भी मैंने बता दिए। अगर एग्जाम में कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको पता होगा कि ये भी इसके स्टेप में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आता है। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर? एडिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ब्रेक थ्रू, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पीटर एफ ड्रकर थे, उन्होंने जो अवसर होते हैं, जैसे अभी अपॉर्चुनिटीज की बात बताई है मैंने आप लोगों को, उसके कितने प्रकार बताए हैं। तो जो पीटर एफ ड्रकर थे उन्होंने अवसरों के 3 प्रकार बताए थे। एक था आपका एडिटिव अपॉर्चुनिटीज यानी कि योगेज, दूसरा था पूरक अवसर यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज, तीसरा था नवोन्मेष अवसर यानी कि जो ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज है या तो इनोवेटिव आपकी अपॉर्चुनिटीज जो हो जाएंगी वो। तो तीनों ही प्रकार उन्होंने बताए थे। योगेश में क्या रहता है कि जो इस तरह के अवसर होते हैं इस प्रकार के रहेंगे जिसमें जो डिसीजन ले रहा है उसके द्वारा जो संसाधन होते हैं उनका कितने अच्छे ढंग से, जो रिसोर्सेज हैं उनका कितने अच्छे ढंग से यूज किया जाए, कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, इसकी मेथड्स को सर्च किया जाता है, इनकी विधियों को तलाशा जाता है। वो कहलाता है आपका योगेज या फिर एडिटिव अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या रहता है,
जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें चेंजेस करते हैं हम आवश्यकता अनुसार या मार्केट की क्या स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग या कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है पूरक अवसर, कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज। इसमें रहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हमारे मौजूद हैं, कैसे उनमें कुछ नया लेकर के हम आए, कुछ नया चेंजेस करें जिससे कि मार्केट में और ज्यादा उनकी सेल को हम इंक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें। ये हो जाता है आपका पूरक अवसर, यानी कि थोड़ा बहुत स्वरूप उसका बदल करके, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस ला करके हम क्या करते हैं, मार्केट में नई संभावनाओं को, नई अपॉर्चुनिटीज को खोजते हैं। फिर आ जाता है नवोन्मेष अवसर, ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज। इसमें पूरी तरह से सब कुछ नया रहेगा। जहां आपका इनोवेशन की बात आ गई तो हम सोचते हैं कि कैसे और नया कुछ हम मार्केट में लाएं, जिससे कि नया उत्पाद कोई लाएं, कोई नई टेक्निक का यूज करें, जिससे कि और ज्यादा मार्केट को हम अपनी बढ़ा सकें, नए नए प्रोडक्ट को ला सकें, नए प्रोडक्ट की मार्केट को डेवलप कर सकें। तो आपका हो जाता है ब्रेक थ्रू या फिर इनोवेटिव या फिर नवोन्मेष अवसर। जो तीनों तरह के पीटर ड्रकर ने बताए थे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने सारे आपको समझा दिए हैं, किसी के बारे में भी पूछेगा आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण में किस घटक या फिर किन घटकों को शामिल किया जाता है? विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो जब हम बात एक बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट की कर रहे होते हैं तो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है उस पर किसी भी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका कंट्रोल रहता है, क्योंकि वो उसके बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के अंदर का है। लेकिन जो बाहरी होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, उस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से क्या रहता है कि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या कुछ भी चीजें बदल रही हैं तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर कौन से घटक आएंगे? तो आर्थिक वातावरण, आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बना रही है, क्या इकोनॉमी में चेंज आ रहे हैं, वो पूरा आपकी, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कोई अकेला व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता ना उसे। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग उसको अपने बिजनेस स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है। सामाजिक वातावरण, इस पर भी कंट्रोल नहीं रहता और प्राकृतिक वातावरण पर तो बिल्कुल भी नहीं रहता। नेचर पर तो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नहीं जानता कि कब क्या कैसे सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए तीनों ही क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण विश्लेषण के लिए किस तकनीक या तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है? विच टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस, रिसीविंग इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग, मार्केट सर्वे, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वातावरण के विश्लेषण की, एनवायरमेंट के एनालिसिस की बात आती है तो किस टेक्निक का यूज किया जा सकता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट के एनालिसिस की, तो ये तीनों ही टेक्निक्स यूजफुल होंगी। सूचनाएं हैं तो यहाँ पर आपने जैसे कि पढ़ा होगा सूचनाओं के बारे में, तो आपकी प्राथमिक सूचनाएं भी होती हैं, प्राइमरी डेटा भी होता है, सेकेंडरी डेटा भी होता है। आप खुद रिसर्च कर सकते हैं या किसी के द्वारा किसी और ने कोई रिसर्च करी होगी उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही अनुमान करना, फॉरकास्ट कर सकते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं इकोनॉमी में। साथ ही जो बाजार सर्वेक्षण, मार्केट सर्वे की मार्केट में उस तरह का जैसा कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसी के जैसा आपका भी प्रोडक्ट है, तो क्या उसमें चेंज आप करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स है लोगों की उस जो अभी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको लेकर के, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारा मार्केट सर्वे हो जाता है। ये तीनों ही चीजें आपकी टेक्निक्स जो होती हैं यूजफुल होंगी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लंबी अवधि के लिए ऋण देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन गिव्स लोन फॉर लॉन्ग टाइम? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो आज के टाइम में तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, तो इसके लिए लोन्स भी प्रोवाइड कराती है, बहुत कम जो इंटरेस्ट रेट पर भी लोन्स देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आकर के नई चीजों में इन्वेस्ट करें, अपना नई नई काम शुरू करें अपने। तो वहां पर जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन देती है, तो ये दोनों ही संस्थाएं हैं, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी और राज्य वित्त निगम भी, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, प्रोवाइड कराती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उद्यमी के मस्तिष्क में किसी उद्योग को प्रारंभ करने का विचार आना और इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार
विभिन्न प्रकार के प्रयास करने को क्या कहा जाता है? What is the idea of starting an industry in the mind of an entrepreneur and making various efforts to implement this idea called? Enforcement, promotion, leadership, motivation, communication. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी तरह के कोई उद्यम हम बनाना का सोच रहे हैं कि बिजनेस है हमारा, कोई एंटरप्राइज बनाने का हम सोच रहे हैं, तो उसका एक जो आइडिया हमारे माइंड में पहली बार आता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं और उसके लिए बहुत से एफर्ट्स करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तभी मैंने आपको पूरा इसके बारे में समझाया था कि प्रमोशन का क्या होता है, तो आपको ने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसी की ही डिफिनेशन एक तरह से दे रखी है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रवर्तन कहलाती है, प्रमोशन कहलाती है। तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपक्रम के प्रवर्तन के पीछे निम्न में से कौन सा कारण होता है? Which of the following is the reason behind the promotion of entrepreneurship? Establishment of own undertaking, inspired by the success of others, longing for wealth, all of these. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उपक्रम के यानी कि किसी भी उपक्रम को हम बना रहे हैं, कोई भी नया इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नया खोल रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री या मिल लगा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या रीज़न हो सकता है? तो उसके पीछे होता है कि अपने स्वयं के आप खुद भी कुछ अपना करना चाह रहे होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मेरा खुद का कुछ अपना बिजनेस हो, मैं खुद कुछ करूं, जो खुद ही मैं बॉस हूँ, कोई दूसरा मुझे डिक्टेट ना करे, मुझे कमांड ना दे। तो ये भी रीज़न हो सकता है। इंस्पायर्ड बाय सक्सेस, हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, उनको देखकर भी मोटिवेट होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने या उनके जितना ही हमारे पास भी हो, इस वजह से भी हम खोल सकते हैं। साथ ही धन कमाने की लालसा, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आज की दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो रिच हो, उसके पास पैसा हो, वो एक अच्छी लाइफ को जी सके, आगे अपनी आने वाली जनरेशन को एक अच्छी लाइफ दे सके। तो ये तीनों ही रीजन हो सकते हैं किसी भी उपक्रम को खोलने की। तो यहाँ पर एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो उपक्रम की स्थापना करने की सोचता है, उपक्रम को स्थापित करने का निर्णय लेता है? What is a person who thinks of setting up an enterprise and decides to set up an enterprise card? Importer, exporter, promoter, propagandist. तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि वो व्यक्ति जो कि किसी भी इंटरप्राइज को बनाने के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, जो उसको बनाने के लिए जो डिसीजंस लेने वो ले रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, जो प्रमोशन की प्रोसेस होती है, वो जो व्यक्ति करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रमोटर कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना करिए, उसमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर छुपे रहते हैं जो मैंने अगर इसमें नहीं भी इन्वॉल्व किए हैं, इंक्लूड नहीं भी किए हैं, तो भी अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी को निम्नलिखित में से किस या किन क्षेत्रों में अवसर दिख सकते हैं? An entrepreneur may see opportunities in which of the following sectors? Any new invention can create a new product useful for the society. New material can be used in place of traditional material in the manufacture of a product. A new distribution channel may be used for the distribution of a product or service. All of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसको कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, अवसर दिखते हैं। जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो वो लोग बाकियों से काफी डिफरेंट सोचते हैं, काफी अलग सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? उनकी अलग सोच ही होती है जो उनको यूनिक बनाती है, कुछ अलग बनाती है, और वो नॉर्मल जो हम लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनसे कुछ अलग और डिफरेंट कर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कुछ अलग सोच रखते हैं। तो वो नई नई चीजों में, ऐसी चीजों में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको या हम सबको नहीं दिखाई देती हैं। तो वही पूछ रहा है कि कहाँ पर या किन सेक्टर्स में उन अवसर को देख सकता है। किसी नए आविष्कार से समाज के लिए उपयोगी नवीन उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है, करेक्ट है। किसी उत्पाद के निर्माण में परंपरागत सामग्री के स्थान पर नवीन सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, करेक्ट है। किसी उत्पाद तथा सेवा के वितरण के लिए नए वितरण माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। तो इन तीनों में सेक्टर्स में ही वो देख सकता है अपने अवसर। जो पहला पॉइंट दे रखा था कि कुछ ऐसा आविष्कार करे, कुछ ऐसा इनोवेशन करे जिससे कि समाज की वो
सोशल सर्विस भी कर सकेगा, साथ ही साथ उसका अपना काम भी चलेगा। कुछ इस तरह का अगर वो बना रहे हैं या बनाते हैं तो उसमें ये रहता है कि उसका अपना बिजनेस भी चल रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है वो सोशल सर्विस भी कर पा रहा है। फिर दूसरा जो दे रखा है कि हम अभी तक जिन प्रोडक्ट का यूज कर रहे थे किसी चीज को बनाने में, अब उसकी जहाँ पर हम दूसरे प्रोडक्ट को अगर यूज करें उससे कम कॉस्ट का हो, उससे कम लागत आ रही हो उसकी और ज्यादा यूजफुल हो, तो वहां पर ज्यादा उसका, जैसे कि पॉलिथीन की जगह आज के टाइम में कहा जाता है कि आप पेपर बैग यूज करिए, क्या होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं और कॉस्ट भी कम रहती है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उससे पोल्यूशन नहीं होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहते हैं, इसलिए बैन भी लगता है इसके ऊपर। और साथ ही है आपका कि किसी उत्पाद या सेवा के वितरण के लिए नया वितरण माध्यम का, यानी कि नया चैनल बनाया जा सकता है, ऑनलाइन कर सकते हैं चीजों को। तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जो देखी जा सकती हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकार के अवसर निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियां तलाश करना है। डैश आर द टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज द डिसीजन मेकर सीक्स टू फाइंड ways to make better and more intensive use of resources. Additive opportunities, complementary opportunities, innovation opportunities, none. तो अभी जो मैंने इन तीनों के बारे में ही आपको डिटेल में समझाया था, यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि वो किस प्रकार के अवसर होते हैं जिसमें जो निर्णयकर्ता होते हैं, संसाधनों की जो रिसोर्सेज उनको ज्यादा अच्छे से अच्छे ढंग से यूज कर पाना, उनकी ज्यादा से डीपली यूज करना, उसके जो मेथड्स को तलाश करता है, तो वो कौन सा आपका अवसर होते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ये हो जाती है योग्य यानी कि एडिटिव अपॉर्चुनिटीज। का एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचार को लाना है। द अपॉर्चुनिटीज इज टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। एडिटिव अपॉर्चुनिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज, इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, नन। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कुछ नया इनोवेशन करना, कुछ नया लेकर के उसमें आना, वो क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा टेस्ट में अलग जो है चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखते हैं मैगी ही है, कितनी नई नई वैरायटीज निकल के आती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ चेंज किया जा रहा है, जिससे कि लोग उसको पसंद करेंगे तो और ज्यादा मार्केट में लेकर के आएंगे। अगर नहीं पसंद करते हैं तो धीरे धीरे वो बंद हो जाती है चीज। तो किस तरह के अवसर हो जाते हैं, वो आपके पूरक अवसर हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अवसर नए उत्पाद, नई तकनीक या नए क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं। These opportunities create new original ideas through new products, new technology or new areas. Additive opportunities, complementary opportunities, innovation opportunities, none. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन से अवसर होते हैं जो कुछ नया लाने के लिए, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, कुछ नई टेक्निक को लेकर के आना है, नए सेक्टर्स को, नई आइडियाज को सोचना है, वो चीजें जो होती हैं जो नया कुछ क्रिएट करने की बात आ रही है, तो वो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करिए इसका आंसर। अब तक आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विचार सृजन के स्रोत हैं, द सोर्सेज ऑफ आइडिया जनरेशन आर बाय कम्युनिकेशन, बाय ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब विचारों के सृजन करने की बात आ रही है, किसी चीज को नए ढंग से सोचने की बात आ रही है, तो उसे हम किस तरह से कर सोच सकते हैं। संप्रेषण द्वारा भी। आप जब दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो नई नई बातें आपके दिमाग में आती हैं, सामने वाले की जो नॉलेज है वो भी आपको मिल रही है, तो आपके पास क्या होता है, आपका सोच खुलती है। किसी ऐसे आदमी से बात करिए जो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा आपसे नॉलेज रखता है, तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। या जो बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, कभी किसी की वीडियो आप देख रहे हैं जो काफी सक्सेसफुल है लाइफ में, तो आप बहुत कुछ सोच पाते हैं कि क्या क्या चीजें आप और कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं थे। तो जो कम्युनिकेशन होता है उससे भी काफी आपकी माइंड क्रिएटिव बनता है, चीजों की नॉलेज मिलती है। अवलोकन द्वारा ऑब्जर्वेशन भी, आप बिना किसी से बात किए चुपचाप भी किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप बहुत कुछ देख रहे हैं, जैसे कि आपके जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, तो वहां पर जब जाइएगा तो आप देखिएगा कि कितनी टाइप की वैरायटीज हैं, क्या क्या लोग दुनिया में क्या क्या चीजें कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो वहां तक ये रहता है ना कि उन चीजों को देख, तो उसमें ये होता है ना कि उन चीजों को देखकर एक आपके आइडियाज आते हैं माइंड में, आपका होता है ना दिमाग को खुल जाना, वो चीज होती है। तो क्या होता है कि इन दोनों ही चीजों से क्या आपके जो विचार होते हैं सृजित होते हैं, आपका जो आइडियाज होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो क्या एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण के विश्लेषण में शामिल घटक हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दीज।
तो बाह्य वातावरण के विश्लेषण में कौन से घटक शामिल हैं? तो ये तीनों ही आपके आ जाएंगे, इकोनॉमिक भी, नेशनल भी, पॉलिटिकल भी। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आंतरिक वातावरण में शामिल घटक हैं द कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द इंटरनल एनवायरमेंट इज। चलिए बाह्य वातावरण की तो बात हो गई, अब बात करते हैं जो आपका इंटरनल एनवायरमेंट है, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो आंतरिक वातावरण होता है उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? संस्था की विचारधारा और दर्शन, संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्य, संस्था के नियम एवं नीतियां, तीनों ही आ जाएंगे। क्या संस्था की आइडियोलॉजी है, किस वजह से या किस सोच पर संस्था को बनाया गया था, साथ ही उसके क्या ऑब्जेक्ट्स थे, क्या गोल थे उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के, साथ ही उसके क्या नियम हैं, क्या नीतियां हैं, रूल्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या हैं, ये तीनों ही चीजें आती हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट में। उसका पूरा कंट्रोल रहता है, जैसे चाहे वो अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स को चेंज कर सकती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक वातावरण निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें शामिल होगा राजनीतिक पर्यावरण, जो बाह्य वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी वातावरण शामिल है, टेक्निकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ए एंड बी, बोथ, नन ऑफ दीज। जो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जो आपकी तकनीकी की बात होती है, तो वो आपकी बाह्य वातावरण से रिलेटेड होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास तो नहीं है, दुनिया में बहुत से नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं। तो क्या होता है, जिससे आज आप काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल ही कुछ ही दिनों में क्या होता है, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। मोबाइल फोन्स का है, अभी लेटेस्ट कोई वर्जन आया है, उसके आप जस्ट देखेंगे, अभी आपने उसको परचेस कर लिया, उसके कुछ ही दिन बाद वो ओल्ड हो जाता है, नया कुछ आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वॉट विश्लेषण है, स्वॉट एनालिसिस इज टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, टेक्निक ऑफ फोरकास्ट, टेक्निक ऑफ मार्केट सर्वे, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्वॉट विश्लेषण है वो क्या रहेगा? वातावरण का विश्लेषण करने की एक तकनीकी है, या परमाणु विश्लेषण की तकनीकी है, या बाजार सर्वेक्षण की तकनीकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो स्वॉट होता है वो उसकी फुल फॉर्म हो जाती है, इसका आपका स्ट्रेंथ होता है, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, और T फॉर हो जाता है थ्रेट। तो यहाँ पर जो स्वॉट विश्लेषण होता है, यानी कि शक्तियां, कमजोरियां, अवसर और चुनौतियां, तो ये एनवायरनमेंट जो होता है उसके विश्लेषण की, उसको एनालिसिस करने की एक टेक्निक होती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के अंतर्गत एक उद्यमी संभावित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों एवं चुनौतियों का अध्ययन करता है। अंडर द फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर स्टडीज द पोटेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, स्वॉट, ABC, OQ, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उद्यमी होता है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो जो उसकी शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उसकी वीकनेस है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं या ऑलरेडी हैं, या जो उसके थ्रेट्स होते हैं, कम जो उसके चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां, उसका जो अध्ययन करता है वो किसके माध्यम से करता है? एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी वीकनेस होती है, वो उसके कंट्रोल में, वो जब चाहे अपने पावर्स का यूज कर सकता है, जब चाहे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, वो बाजार से, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, उसको उसका कंट्रोल नहीं होता। जो उसके सामने थ्रेट्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उसका भी उसका कंट्रोल नहीं होता। सिर्फ वो अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह बना सकता है कि उसका सामना करके अब मार्केट में अपनी जगह को बनाए रखे। तो यहाँ पर स्वॉट जो होता है, यानी कि S फॉर हो जाता है स्ट्रेंथ, W फॉर होता है वीकनेस, O फॉर होता है अपॉर्चुनिटीज, और T फॉर हो जाता है थ्रेट्स या फिर चैलेंजेस, जो चुनौतियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस करता है वो इन सब चीजों से निपटने के लिए या अपनी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाने के लिए। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में पूंजी के प्रकार हैं। द टाइप्स ऑफ कैपिटल इन बिजनेस आर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बिजनेस में जो कैपिटल लगी होती है वो उसके प्रकार क्या है? तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल भी होती है और वर्किंग कैपिटल भी होती है। फिक्स कैपिटल जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो हो जाती हैं, जो आपने लोन ले रखे होंगे लॉन्ग टर्म के, जो डिबेंचर्स होते हैं वो आ जाते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी, जो आप डेली बिजनेस को जो चला रहे हैं उसमें जो इन्वॉल्व होती है, वो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है।
दोनों ही तरह की पूंजी जो होती है वो बिजनेस में, व्यवसाय में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना ना जाइएगा, एक लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी करवाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।